Bismillahirrahmanirrahim. Today we will present a lecture on application of UV स्पेक्ट्रोस्कोपी. इससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेल में पढ़ चुके हैं. एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले जस्ट अगेन रिकॉल करते हैं कि क्या टॉपिक्स हमने कवर करने हैं इस प्रेजेंटेशन या इस लेक्चर में. बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम पढ़ चुके, चॉइसेस ऑफ सॉल्वेंट पढ़ चुके, हम जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ चुके हैं. इंस्ट्रूमेंटेशन में सिंगल बीम और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डिफरेंस पढ़ चुके हैं. क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के बारे में भी पढ़ चुके हैं. इस प्रेजेंटेशन में एप्लीकेशंस को कवर किया जाएगा. यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उन्हें कवर किया जाएगा और 3 इंपॉर्टेंट रूल्स को भी डिस्कस किया जाएगा, जिसमें वुडवर्ड फ्रीज़र रूल फॉर डाईइन है, कून फ्रीज़र रूल फॉर पॉलीइन है, वुडवर्ड रूल फॉर इनोन है. ओके, कम टू द पॉइंट. एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. चूँकि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल की बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी चाहिए होती है, लिहाजा ये बहुत सिग्निफिकेंट समझा जाती है. इस टेक्निक को काफ़ी सिग्निफिकेंट समझा जाता है और ये टेक्निक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है, हाउ मच. तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिस पर हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं कंपाउंड की, लेकिन किस टाइप के कंपाउंड्स की, उन तमाम कंपाउंड्स की जिनकी एबिलिटी है यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करना. जो लॉ अप्लाई होता है वो बीयर-लैम्बर्ट लॉ होता है. जबकि क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब व्हाट इज़. तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, जिसमें हम अननोन कंपाउंड को कंपेयर कर सकते हैं किसी नोन कंपाउंड से. अगर दोनों स्पेक्ट्रम मैच हो जाते हैं, अननोन कंपाउंड का स्पेक्ट्रम और एक रेफरेंस कंपाउंड का स्पेक्ट्रम एक ही तरह का आता है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के कंपाउंड मौजूद हैं. ओके, नेक्स्ट स्लाइड हेयर. डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी एंड डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़. ये भी एप्लीकेशन का पार्ट है कि हम प्योरिटीज़ और इम्प्योरिटीज़ की भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि एक सैंपल कितना प्योर है या एक कंपाउंड कितना प्योर है या उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ शामिल हैं. इससे हम आइडिया मिल सकता है. इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ यूवी में स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन भी मौजूद है. स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में हमें यूवी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आइडिया देता है वो कॉन्जुगेशन के बारे में देता है, और स्पेशली एरोमेटिक या कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स के लिए ये हेल्पफुल है. एक ऐसा कंपाउंड जो कि कभी डिस्कवर नहीं हुआ हो, अननोन कंपाउंड हो, तो उसके लिए इतना ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है ये. यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें जो है काइनेटिक्स के बारे में भी आइडिया देती है. कोई केमिकल रिएक्शन कैरी किया जाए और उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्पेक्ट्रम को मैच कर लिया जाए, तो हमें आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, कि कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, कितना प्रोडक्ट बन गया. लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, कंपाउंड का यूवी एक्टिव होना ज़रूरी है. इसी टेक्निक से हम डिटेक्शंस भी कर सकते हैं आइसोमर्स की, जो हमने पहले भी पढ़ा था. किस टाइप के आइसोमर्स की डिटेक्शन कर सकते हैं ये एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर यूवी स्पेक्ट्रम में आपको 3 डिफरेंट ऑर्गेनिक हेट्रोसाइक्लिक आइसोमर्स शो किए जा रहे हैं, जिनके यूवी प्लॉट भी यहाँ पे मौजूद हैं डिफरेंट कलर में. इनकी डिफरेंट यूवी वैल्यूज़ की बेसिस पर हमें आइडिया हो जाता है कि ये कौन कौन से आइसोमर्स हैं. इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट आइसोमर्स यहाँ पे और गिवन हैं. एक का नाम है 2 एसिटाइल पायरिडीन, दूसरे का नाम है 3 एसिटाइल पायरिडीन. इन दोनों आइसोमर्स के भी यूवी प्लॉट डिफरेंट है. तो ये डिफरेंट यूवी प्लॉट्स भी शो करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट आइसोमर्स को डिफ्रेंशिएट या डिटेक्ट किया जा सकता है एक सैंपल में. यूवी का यूज़ फॉरेंसिक साइंस में भी बहुत ज़्यादा है. बॉडी फ्लूइड्स, पेंट्स, ड्रग्स, इंक्स, फिंगरप्रिंट्स, एनालिसिस ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन इन ब्लड प्लाज्मा, स्क्रीनिंग ऑफ ओवरडोज ऑफ अ मेडिसिन, पॉइजनिंग फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तमाम की तमाम स्टडीज़ यूवी की बेसिस पे की जा सकती हैं. इन के लिए डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं. जो इन स्टडी को करना चाहे तो वो उन रिपोर्टेड मेथड्स को फॉलो करते हुए कैलकुलेशन कर सकता है. खुदा ना खासा किसी ने पॉइज़न, किसी की ब्लड में पॉइज़न आ जाता है, तो उस पॉइज़न को कैसे स्टडी किया जाएगा कि वाकई ब्लड में पॉइज़न था. इस तरह से किसी ने कोई मेडिसिन जो है ओवरडोज कर ली, एस्प्रिन के एक्सपेरिमेंट मौजूद हैं. किसी ने डिस्प्रिन या एस्प्रिन जो एस्कार के नाम से भी अवेलेबल है, ये टैबलेट अगर ज़्यादा मकदार में खा लिए तो कैसे पता चलेगा कि ये ओवरडोज हो गया. इसको भी हम यूवी की बेसिस पे मालूम कर सकते हैं. इसका एक कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है उसके बाद. तो ये स्टडी में जिसका भी इंटरेस्ट है वो इससे रिलेटेड रिपोर्टेड मेथड्स को फॉलो भी कर सकता है. डिटेक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड एंड अनसैचुरेशन, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेशन को स्टडी कर सकते हैं. प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर और हेटेरो एटम्स के बारे में भी हमें इस टेक्निक से आइडिया मिल सकता है. यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि इज़ देयर एनी एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इन मेडिकल साइंस
or is there any harmfulness of this science? Another most significant question here, can we use this technique in current pandemic of COVID-19? If it is, then how? ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सोचिएगा कि यूवी टेक्निक को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं. Now come to the application of UV rules. Woodward-Fieser rule for dye-in. टू डिफरेंट साइंटिस्ट वुडवर्ड एंड फीज़र, इनके कंबाइंड लॉ को वुडवर्ड-फीज़र रूल कहा जाता है. ये रूल जो है या ये मेथड जो है बहुत सिग्निफिकेंट है लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए. यहाँ पर इस मेथड को अप्लाई करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिससे सबका फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है. एक टर्म है सिसॉइड, दूसरी टर्म है ट्रांसॉइड. आप जो है कर्सर भी देख सकते हैं. एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एंड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड. सिसॉइड या होमोएनुलर डाइइंस का मतलब क्या होता है, अगर डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर मौजूद हो तो ये कंपाउंड्स कहलाते हैं सिसॉइड. सिमिलरली अगर डबल बॉन्ड्स दो डिफरेंट रिंग्स में मौजूद हों तो ये कंपाउंड्स कहलाते हैं हेट्रोएनुलर डाइइंस या ट्रांसॉइड. इसी तरह से डबल बॉन्ड एक ही रिंग में मौजूद है, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाएगा, ये रिंग जंक्शन नहीं बना रहा. लेकिन अगर डबल बॉन्ड दो डिफरेंट रिंग्स में मौजूद हैं, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो है वो एक डबल बॉन्ड एक रिंग में है, एक डबल बॉन्ड दूसरे रिंग में है और वो रिंग जंक्शन पे स्पेशली है, तो वो कहलाएगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड. यहाँ पे एग्जांपल देखिए रेड कलर में, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रिंग जंक्शन पे ये डबल बॉन्ड मौजूद है, जबकि ये डबल बॉन्ड जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है ये रिंग के अंदर मौजूद है, तो ये एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है. यहाँ पे और एग्जाम्पल देखते हैं ए और बी. ये जो डबल बॉन्ड रेड कलर में जो नज़र आ रहा है ये रिंग जंक्शन पर है, लिहाजा ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है. यहाँ पे डबल बॉन्ड रिंग जंक्शन में नहीं है, लिहाजा ये एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है. यहाँ पर भी देख लीजिए ये डबल बॉन्ड रिंग जंक्शन पे मौजूद है, ये डबल बॉन्ड भी रिंग जंक्शन पे मौजूद है, लिहाजा ये भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है. एक और डबल बॉन्ड देखें यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड जो है ये भी रिंग जंक्शन पे मौजूद है, लिहाजा ये भी डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाएगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे फैमिलियर होना ज़रूरी है. इसके बाद ही आप इस वुडवर्ड-फीज़र रूल को अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा क्लास, वुडवर्ड-फीज़र रूल अप्लाई करने से पहले कुछ वैल्यूज़ होती हैं, इन वैल्यूज़ को याद करना ज़रूरी है. याद नहीं कर सकते तो ये वैल्यूज़ गिवन होंगी. दिस वैल्यूज़ विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल इन एग्जाम. सिसॉइड की वैल्यू 253, ट्रांसॉइड की वैल्यू 214 है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वैल्यू 30 है. नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जितनी ज़्यादा होंगी तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 30 इंटू दैट नंबर. एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू 5, एंडोसाइक्लिक की भी 5, रिंग रेसिड्यू की वैल्यू 5. डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप या डिफरेंट ग्रुप जो मौजूद हैं उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं. असाइल ग्रुप की वैल्यू 0 है, हेलो ग्रुप की 5 है, अमाइंस की जो है वो 6 है, अल्कोक्सी की 6 है, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स की वैल्यू जो है वो 5 है. एन जो स्मॉल एन है ये नंबर्स हैं, 0 यानी कुछ भी नहीं हो या 1 2 3 4 सो ऑन. इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रूल को अप्लाई करने से पहले जो है वो ये है कि सिसॉइड और ट्रांसॉइड में कंपैरिजन करना पड़ता है, कंपटीशन होता है. हमें किसको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, अगर सिस्टम में दोनों ही मौजूद है तो सिसॉइड प्रेफरेंस दी जाएगी. कॉन्जुगेशन और डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में क्या फ़र्क है. कॉन्जुगेशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 अल्टरनेट डबल बॉन्ड. उसके बाद भी मज़ीद डबल बॉन्ड मौजूद हो तो वो कहलाते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यानी डबल बॉन्ड में एक्सटेंशन हो जाए. इसको यूँ भी समझ सकते हैं, इफ़ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं. यस, 3 डबल बॉन्ड्स जो हैं बेंजीन में ये अल्टरनेट होते हैं. डीलोकलाइजेशन हो रही होती है, कॉन्जुगेशन हो रही होती है. तो कॉन्जुगेशन के लिए रिक्वायरमेंट है 2 डबल बॉन्ड्स की, या 1 लोन पेयर एंड अ पाई बॉन्ड, ये भी एक रिक्वायरमेंट है. तो 2 डबल बॉन्ड के बाद अगर हम इसी पे रहें, इसी टॉपिक पर रहें, डाई-इन की बात करें, तो 2 अल्टरनेट डबल बॉन्ड के बाद जितने भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे वो एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड होंगे और वो कहलाएंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन. इसी तरह से एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में क्लियर होना चाहिए, जो कि प्रीवियस स्लाइड में हमने कवर करने की कोशिश की है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, सबसे पहले हमें सिस्टम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सिसॉइड है या ट्रांसॉइड है. अगर दोनों प्रेजेंट हैं सिस्टम में, सिसॉइड विल बी प्रेफर, सिसॉइड को प्रेफरेंस दी जाएगी. इसी तरह से डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को डिटरमाइन करना पड़ेगा. रिपीट करते हैं अगेन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, अदर देन 2 अल्टरनेट डबल बॉन्ड. इसके बाद हमें नंबर ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को भी काउंट करना पड़ेगा कि कितने हैं, फाइंड करना पड़ेगा और काउंट करना पड़ेगा. उसकी वैल्यू को चार्ट से टेबल से देख के लिख दिया जाएगा.
फाइंड एंड काउंट रिंग रेसिड्यू। रिंग रेसिड्यू क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बाद जितने भी कार्बन होते हैं, कॉन्जुगेट सिस्टम के बाद जो भी नेक्स्ट कार्बन है वो रिंग रेसिड्यू कहलाता है। फाइंड एंड काउंट ग्रुप्स, अगर ग्रुप्स मौजूद हैं तो ग्रुप्स को काउंट करेंगे और ग्रुप्स की वैल्यू टेबल से देख के लिख दी जाएगी। उन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, सम कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर, ये एक एग्जाम्पल है। वी हैव टू सॉल्व और समवन इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट लैम्डा मैक्स बाय यूजिंग वुडवर्ड फ्रीजर रूल ऑफ दिस कंपाउंड। कैलकुलेशन करनी है इस कंपाउंड में। इस स्ट्रक्चर को अगर देखें आप, इस स्ट्रक्चर में 4 डबल बॉन्ड मौजूद हैं और इत्तेफाक से चारों डबल बॉन्ड अल्टरनेट हैं। एज वी हैव लर्न बिफोर, प्रेजेंस ऑफ 2 alternate double bond means conjugation. Then rest of the double bond, remaining double bond will be considered as extended conjugated double bond. अगर हम यहाँ पे इन दोनों बॉन्ड्स को कंसीडर कर लें तो ये कॉन्जुगेटेड हो गए, बाकी ये 2 डबल बॉन्ड्स होंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का पार्ट बनेंगे। यहाँ पे रेड कलर में शो भी कर दिया, पूरा सिस्टम सिलेक्ट कर लिया है, ये तमाम बॉन्ड्स को सिलेक्ट कर लिया है, ये तमाम के तमाम जो है वो हमने सिस्टम सिलेक्ट कर लिया है और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी पता चल गई है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यहाँ पर है 2 कॉन्जुगेशन, 2 अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन उसके बाद जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं अल्टरनेट होना ज़रूरी है उनका, वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कहलाएंगे। फर्स्ट सेकंड, सिस्टम को ही देखें, अगर इसको आइडेंटिफाई करें कि सिसॉइड है या ट्रांसॉइड है। ये देखें डबल बॉन्ड एक ही रिंग में मौजूद है, सिसॉइड सिस्टम है, जबकि डबल बॉन्ड दूसरे रिंग में भी मौजूद है, ट्रांसॉइड सिस्टम है। तो ये कंपाउंड सिसॉइड सिस्टम भी रखता है और ट्रांसॉइड सिस्टम भी रखता है, प्रेफरेंस दी जाएगी सिसॉइड को, लिहाजा ये कंपाउंड सिसॉइड है, लिहाजा सिसॉइड की वैल्यू को प्लेस किया जाएगा। ठीक है क्लास, ओके। तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यहाँ पे आई है 2 और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, अच्छा यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ इस स्ट्रक्चर में है 3। ये तो एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड रिंग जंक्शन पे मौजूद है लिहाजा एक्सो, ये भी डबल बॉन्ड रिंग जंक्शन पे मौजूद है लिहाजा ये भी एक्सो है, ये डबल बॉन्ड भी रिंग जंक्शन पे मौजूद है लिहाजा इसे भी एक्सो कहेंगे। तो इस स्ट्रक्चर में 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मौजूद हैं। अच्छा क्लास, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के बाद हम बात करते हैं रिंग रेसिड्यू की। रिंग रेसिड्यू को कैसे डिटरमाइन करेंगे? ये तमाम तो हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉन्जुगेशन है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी है और कॉन्जुगेशन भी है। अब इस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के बाद जो भी कार्बन है, ये कार्बन मौजूद है, ये CH भी हो सकता है, CH2 भी हो सकता है, यहाँ पे कोई ग्रुप भी लगा हुआ हो सकता है। ये एक रिंग रेसिड्यू मिल गया, इसके लिहाज से ये एक रिंग रेसिड्यू मिल गया। ठीक है क्लास, इसके लिहाज से ये एक रिंग रेसिड्यू मिल गया, इसके लिहाज से एक ये रिंग रेसिड्यू मिल गया। तो क्या आप समझते हैं कि इस कंपाउंड में 4 रिंग रेसिड्यू हैं? बताइए ज़रा, इज इट ट्रू? द कंपाउंड कंटेन 4 रिंग रेसिड्यू? हियर यू कैन डू मिस्टेक। एक्चुअली इस कंपाउंड में 5 रिंग रेसिड्यू हैं। एक रिंग रेसिड्यू को हम जो है वो इसके लिहाज से भी तो काउंट करेंगे। ये डबल बॉन्ड के इस साइड पर एक रिंग रेसिड्यू है, यहाँ पे एक रिंग रेसिड्यू भी मौजूद है, लिहाजा इस कंपाउंड में टोटल 5 रिंग रेसिड्यू मौजूद हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको सीखना था, समझना था। इसके बाद हम आते हैं ग्रुप पर। ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप होता है। देखने में तो बस जाहिर यहाँ पे लग रहा है कि ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, यानी इस कंपाउंड में 3 ग्रुप नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रुप्स का एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन पे या डबल बॉन्ड पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ठीक है क्लास, तो यहाँ पे ये मिथाइल एक ग्रुप कंसीडर किया जाएगा, लेकिन ये मिथाइल और ये मिथाइल इनको ग्रुप के तौर पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब हम मूव करते हैं कैलकुलेशन पर। सिसॉइड की वैल्यू हमें पता है 253 होती है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वैल्यू 30 होती है। चूँकि इस सिस्टम में 2 डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, लिहाजा आंसर आएगा 60। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू हमें पता है कि 5 होती है और इस कंपाउंड में 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मौजूद हैं, लिहाजा 3 × 5 = 15। रिंग रेसिड्यू कंपाउंड में 5 है, लिहाजा 5 × 5 = 25। ग्रुप, इस कंपाउंड में एक ही ग्रुप मौजूद है जो कि ये डबल बॉन्ड पे मौजूद है, इसको ग्रुप नहीं कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये पार्ट नहीं है सिलेक्टेड सिस्टम का, लिहाजा 5 आ गया। टोटल आंसर जब इनको सम करेंगे तो आपके पास आया 258। I hope you remember or you will memorize this methodology. On the basis of this methodology, you will be able to answer different questions. इसी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, हैंड रिटन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको भी देख सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अच्छा क्लास,
यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स हैं या क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। ये 6 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपको लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखें तो ये ट्रांसवर्स सिस्टम है। ये देखें, अगर ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और ये रिंग के अंदर है, ये भी जो है वो ये एंडोसाइक्लिक है, ये दोनों दो एक्सोसाइक्लिक हैं, यानी ये कंपाउंड सिसॉइड है और ट्रांसॉइड भी है, तो प्रेफरेंस दी जाएगी सिसॉइड को। इस स्ट्रक्चर में देखें, अगर आपके पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक मौजूद है और ये कंपाउंड जो है वो होमोएनुलर, यहाँ पे देखें अगर आपके पास मौजूद है ये सिसॉइड ट्रांसॉइड दोनों है तो सिसॉइड प्रेफरेंस दी जाएगी। इसी तरह से आप सबको देखेंगे ये ब्रोमीन चूँकि डबल बॉन्ड एक्सचेंज कॉन्जुगेशन पे नहीं मौजूद, लिहाजा इसको ग्रुप नहीं कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे देखें ये भी ग्रुप नहीं कंसीडर किया जाएगा, ये ग्रुप होगा, ये भी ग्रुप नहीं कंसीडर किया जाएगा, ये भी ग्रुप नहीं कंसीडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड फीजर रूल। ये आपको हिंट्स दी हैं, इसकी बेसिस पर आई होप यू विल कैलकुलेट लैम्डा मैक्स। अच्छा क्लास, फीजर कौन रूल को पढ़ते हैं, ये एक डिफरेंट रूल है, ये एक अलग रूल है। ये कॉन्जुगेटेड पॉलीइंस के लिए ये रूल है और इस रूल के अकॉर्डिंग एक फार्मूला है जिसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। 114 + 5m + n × 48 - 1.7 n - 16.5 r endo - 10 r exo। अब यहाँ पे लैम्डा मैक्स का मतलब आपको पता है, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। m का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स और रिंग रेसिड्यू इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जबकि स्मॉल n से यहाँ पे मुराद है नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड पॉलीइंस के लिए है तो ये n की वैल्यू ज़्यादा ही होगी। ज़्यादा से मुराद है कि हायर देन 6 7। आर एंडो से क्या मुराद है यहाँ पे, नंबर ऑफ रिंग्स विद एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, सिस्टम का कॉन्जुगेटेड होना ज़रूरी है। आर एक्सो का मतलब है नंबर ऑफ रिंग विद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और मोलर एब्जॉर्बिविटी को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ 1.74 × 10⁴ × n। इससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल्स को में सॉल्व करते हैं। बीटा कैरोटीनॉइड के बारे में आप लोग फैमिलियर होंगे कि ये टर्पीन बेस्ड कंपाउंड है जो आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बनता है और ये विटामिन ए का प्रिकर्सर भी कंसीडर किया जाता है। स्ट्रक्चर को देखें, अगर सबसे पहले ये बीटा कैरोटीनॉइड का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर में हमें फाइंड आउट करना है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, हमें फाइंड आउट करना है ग्रुप, रिंग रेसिड्यू और एक्सो और एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखें दोबारा से तो ग्रीन कलर जो नज़र आ रहा है आपको ये ग्रुप्स को शो कर रहा है। इस कंपाउंड में टोटल 10 ग्रुप्स मौजूद हैं, ग्रुप्स या रिंग रेसिड्यू। यहाँ पे ये देखें आपके पास 1 कार्बन के पास इधर यहाँ पे एक CH2 ग्रुप मौजूद है जो रिंग रेसिड्यू हो जाएगा। इसी के लिहाज से यहाँ पर भी एक C कॉर्डिनरी कार्बन इत्तेफाक से मौजूद है जो कि रिंग रेसिड्यू ही कहलाएगा। तो रिंग रेसिड्यू और ग्रुप को मिला लिया जाएगा, उनकी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया जाएगा। इस कंपाउंड में जो है टोटल 10 ग्रुप्स मौजूद हैं। अच्छा, हम देखते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड्स, एंडोसाइक्लिक बॉन्ड है या एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड जो है वो रिंग का पार्ट है लेकिन रिंग जंक्शन पे नहीं मौजूद है, लिहाजा ये बॉन्ड जो है वो एंडोसाइक्लिक है। यहाँ पर भी दूसरा बॉन्ड जो है वो एंडोसाइक्लिक बॉन्ड है। फार्मूला हमें पता है, इस फार्मूले में वैल्यूज़ प्लेस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखें कैलकुलेशन यहाँ पे की गई, ये बताया भी गया है। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आंसर आया, जब आप कैलकुलेशन खुद कीजिएगा इसे 453 आंसर आया, जबकि रिपोर्टेड ऑब्जर्व वैल्यू जो है इसकी, इस कंपाउंड की रिपोर्टेड वैल्यू 452 है, बहुत क्लोज है। यानी कि ये मेथड काफ़ी अच्छा मेथड है पॉलीइंस के लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। सिमिलरली मोलर एब्जॉर्बिविटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके यहाँ पे कैलकुलेटेड आंसर आया 19.14 10⁴, जो कि रिपोर्टेड वैल्यू से काफ़ी क्लोज है, 15.2 × 10⁴। ओके क्लास, एक और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। लाइकोपीन जो है ये ब्राइट रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जो टोमेटोज़ या रेड फ्रूट्स और वेजिटेबल में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी एक्टिविटी विटामिन ए की तरह नहीं होती। ठीक है। अच्छा क्लास, स्ट्रक्चर को देखें, अगर आप इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड्स तो बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड्स हैं जो कि सर्किल में मेंशन कर दिया यहाँ पर, ये जो है ये कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है, लिहाजा इन्हें काउंट नहीं करेंगे हम। ठीक है, काउंट किसे करेंगे, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स को। इस कंपाउंड को देखा जाएगा तो इस कंपाउंड में टोटल आपके हमारे पास जो है वो 8 रिंग रेसिड्यू या ग्रुप्स मौजूद हैं और डबल बॉन्ड जो अल्टरनेट मौजूद हैं वो 11 मौजूद हैं। बेस वैल्यू 114 है जो कि फार्मूले की वैल्यू है। इसमें जब हम सारे वैल्यूज़ आंसर
वैल्यूज़ ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 476, जबकि इस कंपाउंड का एक्चुअल आंसर है 474। बहुत क्लोज आंसर है, लिहाजा ये मेथड कितना सिग्निफिकेंट है आपको आइडिया हो जाएगा। रेटिनॉल एक और कंपाउंड है जो कि विटामिन ए जो है एनिमल फॉर्म ऑफ विटामिन ए कहलाती है और इसेंशियल फॉर विजन है। यहाँ पे जो है एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मौजूद है वो एक है। ठीक है क्लास, देखते हैं इसमें सब फॉर्मूले में वैल्यूज़ प्लेस की जाएगी। ये फॉर्मूला है हमारे पास, तमाम वैल्यूज़ प्लेस करने के बाद 320 आंसर आ रहा है जो कि रिपोर्टेड वैल्यू से क्वाइट क्लोज है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे मोलर एब्जॉर्बिडिटी को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा क्लास, ये 2 रूल्स हमने पढ़ लिए। वुडवर्ड-फीजर रूल पढ़ा हमने और वुडवर्ड-कून रूल पढ़ा। वुडवर्ड-फीजर रूल इज़ फॉर डाई-ईन्स, वुडवर्ड-कून रूल फॉर पॉली-ईन्स। एक और रूल है जो कि वुडवर्ड रूल फॉर इनोन। वुडवर्ड रूल फॉर इनोन समझने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल समझना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए अल्फ़ा कार्बन क्या होता है, बीटा क्या होता है, गैमा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है। यहाँ पे ये टेबल देखिए क्लास आप, और ये स्ट्रक्चर देखिए। ये वो कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है दैट इज़ कंसीडर्ड एज अल्फ़ा कार्बन। नेक्स्ट कार्बन इज़ कंसीडर्ड एज बीटा कार्बन। सिमिलरली इन दिस एग्जाम्पल अल्फ़ा कार्बन नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, बीटा, गैमा, डेल्टा। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आपको गिवन होंगी। आपको इस टेबल के बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये टेबल अपने सामने रखिएगा एंड देन यू गो फॉर कैलकुलेशन। आई होप यू विल फाइंड योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखें 6 मेंबर रिंग या ए साइक्लिक पेरेंट इनोन अगर हो तो उसकी बेस वैल्यू है 215। अगर 5 मेंबर रिंग है तो उसकी बेस वैल्यू होगी 202। ए साइक्लिक डाई इनोन्स के लिए 245 वैल्यूज़ है। अच्छा क्लास, अल्डिहाइड और एसिड्स या ईस्टर्स के लिए अलग कैलकुलेशन है। ये हम इनोन्स के लिए पढ़ रहे हैं। जस्ट डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वैल्यू 30 है और अगर अल्काइल ग्रुप या रिंग रेसिड्यू अल्फ़ा कार्बन में मौजूद है तो ये वैल्यू 10 है। वुडवर्ड-फीजर में ये वैल्यू जो है आंसर 5 है। अल्फ़ा बीटा की बात नहीं होती वहाँ पर। अगर बीटा पर है तो 12 है और गैमा पर हो या गैमा से हायर कार्बन पर हो तो 18 वैल्यू होती है। पोलर ग्रुप्स डिफरेंट उनकी वैल्यूज़ हैं। अल्फ़ा की 35 है, बीटा की 30 है और अगर OH ग्रुप डेल्टा में मौजूद है तो 50 है। इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स की वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू 5 है और अगर होमोसाइक्लिक डाईईन कंपोनेंट है तो उसकी वैल्यू 39 है। ठीक है क्लास, ये टेबल है, इसके बेसिस पर हमें सॉल्व करना है। ये टेबल गिवन होगा, इस टेबल को देखते हुए इनको सॉल्व करना है। ये एक एग्जाम्पल है। पहली स्ट्रक्चर देखें, हमारे पास एक इनोन मौजूद है, कीटोनिक कंपाउंड है। ये वो कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है अल्फ़ा, उसके बराबर वाला बीटा। तो इस कार्बन पे अल्फ़ा और बीटा, और यहाँ पे अगर हम देखें कॉन्जुगेशन है लेकिन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है। 2 डबल बॉन्ड तो मौजूद हैं लेकिन अल्टरनेट भी मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा मज़ीद डबल बॉन्ड नहीं है। कॉन्जुगेशन है लेकिन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है क्लास, तो ए साइक्लिक इनोन, ए साइक्लिक की बेस वैल्यू क्या होती है हमने पढ़ा था। ए साइक्लिक की बेस वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 215। 6 मेंबर हो या ए साइक्लिक हो उसकी वैल्यू होती है 215। तो 215 वैल्यू रखी। मिथाइल ग्रुप या अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिड्यू जो कि अल्फ़ा कार्बन पर है उसकी वैल्यू जो है वो 10 है। बीटा पे चूँकि यहाँ पे 2 ग्रुप मौजूद हैं मिथाइल, लिहाजा 2 × 12 वैल्यू जो है वो टेबल से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आया 249। यहाँ पे क्लास कुछ एग्जाम्पल्स दी जा रही हैं जिसके बेसिस पे हम जो है कैलकुलेशंस करेंगे। वुडवर्ड रूल फॉर इनोन को अप्लाई करेंगे। ये स्ट्रक्चर है जिसमें अल्फ़ा और बीटा कार्बन मौजूद है। अल्फ़ा कार्बन पे एक रिंग रेसिड्यू या सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, बीटा पर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल ग्रुप। पेरेंट वैल्यू 215 क्योंकि ए साइक्लिक इनोन की वैल्यू 215 होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 मेंबर स्ट्रक्चर है अगर, या ए साइक्लिक पेरेंट इनोन है उसकी बेस वैल्यू 215 होती है। 5 मेंबर होता तो 202 होती है और ए साइक्लिक डाई इनोन होता तो उसकी वैल्यू 245 होती है। अच्छा क्लास, तो इसकी बेस वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 215। क्योंकि अल्फ़ा कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है इसकी वैल्यू 10। किस तरह से इसकी वैल्यू 10 रखी जा रही है यहाँ पे देखिए, कर्सर देखिए। अल्काइल ग्रुप और रिंग रेसिड्यू एट अल्फ़ा 10, बीटा है तो 12, गैमा या हायर कार्बन पर होगा तो उसकी वैल्यू 18 कंसीडर की जाएगी। अच्छा क्लास, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 249 नैनोमीटर। तो इस स्ट्रक्चर का आंसर 249 नैनोमीटर हो गया। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल में भी ये भी एक इनोन है, इनोनिक सिस्टम है।
इनोन सिस्टम में हम देखें अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद हैं और यहाँ पे टोटल 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं, एक कार्बोनाइल की फॉर्म में है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो है इसमें, लेकिन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी मौजूद है जो 1 है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इस सिस्टम में 1 है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पे कोई नहीं नज़र आ रहा। होमो एनुलर सिस्टम नज़र आ रहा है और यहाँ पे अल्फ़ा, ये अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नज़र आ रहा है। गैमा पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। डेल्टा पे एक कार्बन मौजूद है रिंग रेसिड्यू की फॉर्म में। तो इन वैल्यूज़ को ऐड किया जाएगा। 6 मेंबर इनोन की वैल्यू 215 होती है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो कि 1 है, 1 × 30 वैल्यूज़ की जो है हम टेबल से देख सकते हैं। 30 आंसर आया। होमोसाइक्लिक डाई इन सिस्टम मौजूद है जिसकी वैल्यू 39 होती है। रिंग रेसिड्यू बीटा कार्बन में मौजूद है, एक है, लिहाजा 1:12 आंसर आया 12। और डेल्टा कार्बन पे जो मौजूद है रिंग रेसिड्यू वो भी 1 है, लिहाजा आंसर आया 18। ये 18 जो है हम टेबल से देख के लिख सकते हैं। देखें यहाँ पर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स गैमा बीटा, अल्फ़ा बीटा गैमा कार्बन, ये हायर कार्बन पे जो वो 18 होती है उसकी वैल्यू। अच्छा क्लास, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड किया जाएगा तो हमारे पास टोटल आंसर आ रहा है 314 नैनोमीटर। ये एक और एक्सरसाइज हो गई। इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर पे इसको अप्लाई करते हैं, वुडवर्ड रूल फॉर इनोन को। स्ट्रक्चर को हाईलाइट किया हमने। यहाँ पे जो हमारे पास एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड मौजूद है वो एक है। इस पूरे सिस्टम को हमने हाईलाइट कर लिया। ये अल्फ़ा कार्बन है, बीटा कार्बन पे एक कार्बन मौजूद नज़र आ रहा है, ये वाला रिंग रेसिड्यू की फॉर्म में। गैमा पे कुछ नहीं है हाइड्रोजन के अलावा, और डेल्टा पे भी एक रिंग रेसिड्यू। तो लिहाजा यहाँ पे 2 रिंग रेसिड्यू नज़र आ रहे हैं, एक जो है वो बीटा पे नज़र आ रहा है और एक जो है वो डेल्टा पे नज़र आ रहा है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को देखा जाएगा तो रिंग जंक्शन पे ये डबल बॉन्ड मौजूद नज़र आ रहा है, लिहाजा ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी मौजूद है यहाँ पर। बेस वैल्यू 6 मेंबर की हमें पता है 215 होती है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यहाँ पे 1 है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी एक है। और बीटा रिंग रेसिड्यू की वैल्यू हमने ऊपर भी देखी, टेबल से देख सकते हैं 12 है। और गैमा डेल्टा पे 18 होती है, तो लिहाजा ये हायर कार्बन पे भी 18 होती है। यहाँ पे हमारे पास जो रिंग रेसिड्यू की वैल्यू आ गई वो 18 आ गई। सबको सम अप किया हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, एक और स्ट्रक्चर है जिसका हमें जो है वो लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है। स्ट्रक्चर को देखें अगर, ये 5 मेंबर्ड इनोनिक सिस्टम है। यहाँ पे कोई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं नज़र आ रही, लेकिन डबल बॉन्ड चूँकि रिंग जंक्शन में मौजूद है, लिहाजा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी मौजूद है बीटा कार्बन पे। और यहाँ पे एक रिंग रेसिड्यू, ये रहा 2 रिंग रेसिड्यू मौजूद है। सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास जो 5 मेंबर की जो वैल्यू होती है 202 नैनोमीटर होती है। यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कुछ भी नहीं है, लिहाजा 0 × 30। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक नज़र आ रहा है 1:5। बीटा रिंग रेसिड्यू हमारे पास 2 नज़र आ रहे हैं 2 × 12 = 24। इन सब को एडअप करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 231 नैनोमीटर। वुडवर्ड रूल फॉर इनोन को एक और स्ट्रक्चर में अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी एक नज़र आ रहा है। रिंग रेसिड्यू अल्फ़ा एंड बीटा पे एक रिंग रेसिड्यू है और गैमा डेल्टा पे भी एक रिंग रेसिड्यू। इन तमाम की वैल्यूज़ को ऐड किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 279 नैनोमीटर। इस तरह से हम वुडवर्ड रूल को अप्लाई कर सकते हैं। वुडवर्ड रूल अगेन रिपीट करते हैं। अल्डिहाइड्स के लिए कुछ और वैल्यूज़ हैं, एसिडिक कंपाउंड्स के लिए कुछ और वैल्यूज़ हैं। ये जो रूल है वुडवर्ड रूल फॉर इनोन कीटो टाइप के कंपाउंड के लिए अप्लाई किया जाएगा। इसको एक्सरसाइज कीजिए और इंशाल्लाह इन्हीं स्लाइड्स को रिपीट करते रहिएगा तो आपको सॉल्व करना आ जाएगा। फिर लिटरेचर में आप मज़ीद इसकी एग्जाम्पल तलाश कर सकते हैं और उन आंसर्स को मैच कर सकते हैं। दिस वे यू विल लर्न हाउ टू अप्लाई ऑल दीज 3 रूल्स। एक रूल हमने पढ़ा वुडवर्ड फ्रीज़र रूल फॉर डाई इन, दूसरा रूल हमने पढ़ा वुडवर्ड कून फ्रीज़र रूल, और तीसरा रूल हमने पढ़ा वुडवर्ड रूल फॉर इनोन। 3 रूल्स पढ़े, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। और आई वुड से all the best, good luck for your higher studies, for your this studies, and wish you all the best. Take care of yourself. Allah Hafiz.